हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बजरंग एमएमए पर। एंड यूजुअली मैं एमएमए और यूएफसी की फाइट्स की रिव्यू करता हूँ, उस पर बात करता हूँ। सिंस इस स्पोर्ट्स को मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ। साल 2010 से पहले अगर इंडिया की बात करें तो स्पोर्ट्स को कोई जानता भी नहीं था, बहुत कम लोग इसको फॉलो करते थे। पर जब से कॉनर मैकग्रेगर आए हैं तब से ये स्पोर्ट्स एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। काफ़ी सारे लोग इसको फॉलो करने लग गए हैं, सेलिब्रिटीज़ फॉलो करने लग गए हैं। इंडिया में भी सेलिब्रिटीज़ का भी फॉलो करने लग गए हैं सडनली। तो यूजुअली मैं इस पर रिव्यू करता हूं, पर आज मैं एक अपकमिंग बॉक्सिंग फाइट जो कि होने वाली है जेक पॉल वर्सेस टायरन वुडली 2 अगले हफ्ते, आज मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। तो अगर जेक पॉल की बात करें तो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। जेक पॉल और उनके जो भाई हैं लोगन पॉल, ये बहुत ही फेमस यूट्यूबर्स हैं। और सडनली एकदम से एक ट्रेंड आया है कि जो यूट्यूबर्स हैं फेमस, वो बॉक्सिंग में उतरने लग गए आपस में। क्योंकि सिंस ये बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी सारी इनकी फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, तो फिर इसके जो पेपर व्यू नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, खूब कमाई हो रही थी। तो सडनली एक ट्रेंड शुरू हुआ कि यूट्यूबर्स आपस में लड़ेंगे बॉक्सिंग मैच में। पर जेक पॉल की अगर बात करें तो कई लोग इनको एकदम हल्के में लेते थे कि यार एक जस्ट अ यूट्यूबर है, ही इज़ जस्ट अ डिज्नी किड। जब जेक पॉल के हमने कुछ इनिशियल बॉक्सिंग मैचेस देखे तो ये दिखने में आया कि उनके अंदर कुछ सीरियस स्किल्स हैं बॉक्सिंग। और ये देखना काफ़ी मतलब लोगों के लिए, लोग काफ़ी उत्सुक थे कि अगर ये किसी रियल एथलीट, किसी रियल फाइटर के अगेंस्ट में अगर ये फाइट करते हैं तो ये कैसा परफॉर्म करें। किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि जेक पॉल एक बहुत ही बड़ा नाम बनेगा कॉम्बैट स्पोर्ट्स की दुनिया में। अभी अगर देखा जाए तो हर कोई उनके बारे में मतलब देख रहा है, उनके पेपर व्यू बाय कर रहा है, उनकी फाइट लिटरली लोग खरीदते हैं, उनको लोग देखना चाहते हैं। तो जेक पॉल की जो थोड़ी चर्चित फाइट थी वो थी नेट रॉबिन्सन के अगेंस्ट में साल 2020 में। नेट रॉबिन्सन एक रियल फाइटर तो नहीं था, लेकिन वो एक प्रो बास्केटबॉल प्लेयर था। तो इसका मतलब वो एक रियल एथलीट था और जेक पॉल सिर्फ एक यूट्यूबर था। तो लोग नेट रॉबिन्सन के बारे में ही सोच रहे थे कि शायद नेट रॉबिन्सन के सामने जेक पॉल नहीं टिक पाएगा, सिंस नेट रॉबिन्सन भले फाइटर नहीं है पर वो एक रियल एथलीट है। लेकिन जब वो फाइट हुई तो जेक पॉल ने बहुत ही खतरनाक नॉकआउट किया नेट रॉबिन्सन को। एंड लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जेक पॉल के अंदर कुछ रियल स्किल्स हैं, सीरियस स्किल्स हैं, उनके हाथ में नॉकआउट पावर है जो सबके हाथों में नहीं होती। तो जेक पॉल को थोड़ा लोगों ने सीरियसली लेना उस फाइट के बाद शुरू किया। जेक पॉल की सबसे ज़्यादा जो फाइट हाइप हुई वो हुई यूएफसी फाइटर बेन एस्करिन के अगेंस्ट, जब उनकी फाइट शेड्यूल हुई थी। बेन एस्करिन रिसेंटली यूएफसी से रिटायर हुए थे और वो अपनी बेस्ट शेप में बिल्कुल भी नहीं थे उस फाइट के टाइम पे। और वो लिटरली इतना इजी इस फाइट को ले रहे थे कि जेक पॉल तो सिंस वो एक फाइटर नहीं है, और भले बेन एस्करिन रिटायर हो चुके थे यूएफसी से रिसेंटली, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत ही हायर लेवल पे कम्पीट कर रखा है, बहुत ही हाई लेवल रेसलिंग स्किल्स हैं उनकी। तो उनको पता था सिंस उन्होंने रियल फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट लड़ी है तो वो बड़े आराम से जेक पॉल को हरा देंगे। बेन एस्करिन भले एमएमए वर्ल्ड में चैंपियनशिप उनका स्टेटस था, लेकिन उनका स्ट्राइकिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कम था। अगर स्ट्राइकिंग की बात करी जाए तो उनकी स्ट्राइकिंग लिटरली वाहियात मानी जाती थी कॉम्बैट वर्ल्ड में। सबको पता था कि बेन एस्करिन एक बहुत अच्छे रेसलर हैं। उनकी स्ट्रैटेजी यही होती थी हर फाइट में कि वो टेक डाउन लेते थे और अपनी रेसलिंग में वो डोमिनेट करते थे बेसिकली। तो ये फाइट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी कि बेन एस्करिन बॉक्सिंग में जहाँ पे वो रेसलिंग कर ही नहीं सकते, जहाँ पे उनको सिर्फ अपने हाथ यूज़ करने हैं, वहाँ पे वो कैसे इस फाइट को कैसे जीतेंगे, कैसे मतलब इस फाइट में क्या स्ट्रैटेजी होगी बेसिकली बेन एस्करिन की, वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग था। पर इस फाइट को बहुत ही धुआंधार प्रमोट किया गया, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मीडिया कॉन्फ्रेंसेस हुई, भर भर के ट्रैश टॉकिंग हुई, और दोनों ने ही, जेक पॉल ने और बेन एस्करिन ने, इस फाइट को बहुत अच्छे से प्रमोट किया। एंड लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ इस फाइट में। You are representing the UFC. This is personal. You know, the whole MMA community. You're trying to make me represent the sport of No, MMA you are or representing UFC. the sport. Dana White is betting money on you. He's trying to get trainers to actually help you train so that you can beat me. So you are representing the sport of MMA. You are an MMA fighter. Just like I'm representing the sport of boxing because I'm a boxer. Just like I'm representing celebrities and YouTubers because I'm the wrong person. This is the fucking fight game. You pussy ass bitch. This is the fucking fight game. Yeah, I'll bully you around just like I'm gonna bully you in the ring. Shut the fuck up. You sound like a middle schooler. Oh, he's bullying me. Shut the fuck up. Jake, if you and I ran into each other in the back alley in Las Vegas and I wanted to do a homicide, do it right now then. We're running into each other right now. Come on. Someone's gonna stop you. You got like 27 people. That's what I thought. Yeah, okay. Big So, fan.
पर ये सच्चाई है कि बैन आस्करेन ने इस फाइट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। वो बैन आस्करेन जब वेइन में आए थे, जब फाइट से एक दिन पहले जब वेट मेजर होता है दोनों फाइटर्स का, जब वो वेइंग के लिए आए थे, उन्होंने जब अपनी टी शर्ट उतारी थी तो ही वॉज इन हिज वर्स्ट शेप ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने उनकी बॉडी देख के मालूम पड़ रहा था कि उन्होंने बिल्कुल भी इस फाइट को सीरियसली नहीं लिया था। तो जिस दिन ये फाइट हुई, शॉकिंगली ये फाइट बहुत ही इजी निकली जेक पॉल के लिए। उन्होंने पहले ही राउंड में बैन आस्करेन को नॉकआउट कर दिया, एक ही मुक्के में नीचे गिरा दिया। ये पहली फाइट थी जेक पॉल की जिसमें जेक पॉल ने एक रियल फाइटर को हराया था। तो बैन आस्करेन की फाइट के बाद सडनली बहुत सारे एमएमए फाइटर्स, यूएफसी फाइटर्स जेक पॉल को चैलेंज करने लग गए। और जेक पॉल को चैलेंज करने के पीछे यूएफसी फाइटर्स के दो रीज़न थे। पहली बात तो ये कि बैन आस्करेन, जो कि जेक पॉल से रिसेंटली हारा था, वो एक एमएमए फाइटर था और उनके हारने की वजह से एमएमए कम्युनिटी की कहीं ना कहीं काफ़ी बदनामी हुई थी, ऐसे बहुत सारे फाइटर्स मानते थे। तो एक तो वो लॉस अवेंज करना था एमएमए फाइटर्स को, एंड दूसरा रीज़न जो बहुत बड़ा रीज़न था वो था पैसा। क्योंकि जेक पॉल की एक बहुत ह्यूज फॉलोइंग है, तो उनसे फाइट जब भी किसी की होगी तो ऑब्वियसली बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर था फाइटर्स का जेक पॉल को चैलेंज करने के पीछे। तो जेक पॉल की नेक्स्ट फाइट शेड्यूल होती है टायरन वुडली के अगेंस्ट में, जो कि अगेन एक रिटायर्ड यूएफसी फाइटर है। पर बैन आस्करेन और टायरन वुडली में दो मेजर डिफरेंसेस थे। अनलाइक बैन आस्करेन, टायरन वुडली एक बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर माने जाते थे। उनके अंदर एक नॉकआउट स्ट्रेंथ थी, उनके यूएफसी रिकॉर्ड में बहुत सारे नॉकआउट्स हैं। और दूसरा रीज़न ये था कि टायरन वुडली वॉज ऑलवेज इन अ ग्रेट शेप। वो हमेशा एक अच्छी शेप में रहते हैं, बहुत ही उनकी अच्छी एक फिजीक है। तो जेक पॉल वर्सेस टायरन वुडली फाइट की जब मीडिया कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी तो एक बहुत ही फ़नी शर्त लगी दोनों फाइटर्स के बीच में कि जो भी फाइटर ये फाइट हारेगा उसको टैटू बनवाना पड़ेगा। यानी अगर टायरन वुडली हारते हैं तो उनको अपने बॉडी में परमानेंट टैटू बनवाना पड़ेगा, आई लव जेक पॉल। और अगर जेक पॉल ये फाइट हारते हैं तो उनको टैटू बनवाना पड़ेगा परमानेंट कि आई लव टायरन वुडली। All your sugarcoating ass, Shiver me cheerleading timbers. ass, fucking cheerleading ass Shiver me people that's timbers. around you have lied to you. They're not hurting you. They don't want to lose their bag. It was never a bet. It was just him saying that I worship Tyron. He's a legend. I played him on a video game in career mode, and I want to get his name tattooed on me. That's all I heard. I didn't hear a bet because there's no way you fucking beat me on Sunday. Yeah, I got a tattoo artist coming to tattoo you after I knock you out. This guy's gonna go to sleep, and he's gonna. Why did you choose him? He's the perfect body to add content to my highlight reel. I don't let words and I don't let emotions get involved with me. Yeah. So what happened in the last couple of fights you had? What happened to your last couple fights? For the whole time. Why are you so mad right now? I'm not mad. I'm really just wanting to get this shit over with so I can go fucking eat some food and lay down and watch some Netflix. इस दिन ये फाइट हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट हुई। जेक पॉल के करियर की मानना पड़ेगा, पिछली फाइट के कंपैरिजन में ये फाइट काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। फोर्थ राउंड में टायरन वुडली ने ऑलमोस्ट जेक पॉल को नॉकआउट कर ही दिया था। पर टायरन वुडली की अपने पूरे यूएफसी करियर में, जिन्होंने उनको यूएफसी में फॉलो किया वो जानते हैं, ये बहुत सालों से टायरन वुडली की प्रॉब्लम रही है कि वो गन तो उठा लेते हैं लेकिन उनसे ट्रिगर कभी दबता नहीं है। मतलब ही केप्ट ऑन वेटिंग। वो पता नहीं, वो इतना एक्टिव नहीं रहे। अगर वो एक्टिव रहते तो ये फाइट काफ़ी लोगों को लगता है काफ़ी आसानी से जीत सकते थे। बट जो उनकी सालों से प्रॉब्लम रही है कि वो एक हेजिटेशन जो होता है पंच मारने में, पता नहीं उनका एक है थोड़ा प्रॉब्लम, उसकी वजह से वो ये फाइट हार गए। शर्त के अनुसार हारने वाले फाइटर को अपने हाथ में टैटू बनवाना था, तो टायरन वुडली ने अपनी ये शर्त पूरी करी और उन्होंने टैटू बनवाया यहाँ पर। इस फाइट के बाद जेक पॉल की एक ओरिजिनल बॉक्सर जिनका नाम है टॉमी फ्यूरी, उनके अगेंस्ट में फ़ाइट शेड्यूल हुई। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोड में टॉमी फ्यूरी ने इस फाइट से पुल आउट कर लिया क्योंकि उनको एक इंजरी हो गई थी। और इस इंजरी की वजह से लास्ट मोड में जेक पॉल ने अगेन टायरन वुडली को चांस दिया है। तो टायरन वुडली वर्सेस जेक पॉल 2 अब फाइट होने वाली है दिसंबर 17 को। और इस बार देखते हैं कि टायरन वुडली जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते। काफ़ी प्रेशर दोनों फाइटर्स पर रहेगा क्योंकि दूसरी फाइट होगी। अगर दूसरी फाइट टायरन वुडली जीतते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि एक थर्ड फाइट भी ज़रूर होगी। पर मुद्दे की बात यह है कि जेक पॉल, जिसको ज़्यादातर फाइटर्स कल का लौंडा समझ रहे थे, मतलब सिर्फ एक यूट्यूबर है, एक असली बॉक्सर नहीं है, उसको अब सबने सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। उसको एक रियल फाइटर की जो रिस्पेक्ट एक रियल फाइटर को मिलती है वो कहीं ना कहीं उनको अब मिलना शुरू हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।